सुमन जैसे ही लिफ्ट से उतरकर वह रवि के फ्लैट के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर रवि मेहता लिखा था। चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सुमन के दिल की धड़कनें उस पर ठहर गईं। जो नजारा उसने देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो हरिशंकर जी खड़े थे, जो 72 साल की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त थे। सुबह की सैर से लौटे तो उनके चेहरे पर ताजगी थी। सूरज की रोशनी अभी आंगन में पूरी तरह नहीं पसरी थी। वह अपने कमरे की ओर बढ़े, दरवाजा खोलकर अंदर झांका। उनकी पत्नी कमला जी अभी गहरी नींद में थीं। चादर को सीने तक खींचे, शांत चेहरा लिए वह सो रही थीं। हरिशंकर जी धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर आ गए। आंगन में रखी कुर्सी पर बैठे ही थे कि तभी उनकी बहू सुमन एक ट्रे में चाय लिए हाजिर हो गई। लीजिए बाबूजी, गर्मा गर्म चाय तैयार है। सुमन ने मुस्कान के साथ ट्रे आगे बढ़ाई। अरे वाह बेटी, झुक झुक ज्यों। हरिशंकर जी ने चाय का प्याला थामते हुए कहा, मैं तो अभी सोच ही रहा था कि तुम्हें चाय बनाने को कहूं, लेकिन तुमने तो मेरे दिल की बात मेरे कहने से पहले ही जान ली। हर बार की तरह लगता है कि पिछले जन्म में हमारा बाप बेटी का रिश्ता रहा होगा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। सुमन हंसी, फिर बोली, पिछले जन्म में क्यों बाबूजी? इस जन्म में भी तो हमारा बाप बेटी का ही रिश्ता है। अरे हाँ, ये तो लाख रुपए की बात कही तुमने। हरिशंकर जी ठहाका मारकर हंसे, फिर चाय का घूंट लेते हुए बोले, अच्छा बहू, रवि कब आ रहा है? सुमन का चेहरा थोड़ा मायूस हुआ। ओ बाबूजी, इस बार तो वह घर नहीं आ रहे। कह रहे थे काम बहुत है, इसलिए नहीं आ पाएंगे। हरिशंकर जी ने पोहे चढ़ाई। अरे लेकिन तुम दोनों की शादी की सालगिरह है, इस मौके पर तो उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। फिर एक पल रुककर, जैसे कोई तरकीब सूझी हो, बोले, चलो कोई बात नहीं। अगर उसे समय नहीं है तो तुम चली जाओ। उसे सरप्राइज दे दो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। वहां कुछ दिन उसके साथ बिताओ। सुमन फिर हड़बड़ाई, लेकिन बाबूजी, यहाँ घर पे। अरे बहू, हरिशंकर जी ने बीच में ही टोका, तुम्हारी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। शादी की सालगिरह अच्छे से सेलिब्रेट करो, वरना यहाँ तो दिन भर तुम काम में ही लगी रहती हो। थोड़ा अपने लिए भी जियो, रवि के साथ वक्त बिताओ। तभी कमला जी कमरे से बाहर निकलीं। अरे ये कहाँ जाने की बात हो रही है? उन्होंने पूछा, आंगन में कदम रखते हुए। कुछ नहीं भाग्यवान, हरिशंकर जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं तो बस बहू से कह रहा था कि अगर रवि नहीं आ रहा है तो वह चली जाए उसे सरप्राइज देने। उसे भी तो खुशी होगी अपनी बीवी को देखकर। कमला जी ने सुमन की ओर देखा और कहा, सुमन बहू, मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी तो ले आओ। जैसे ही सुमन रसोई में गई, कमला जी ने हरिशंकर जी की ओर देखकर कहा, आप भी ना। अगर बहू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? पहले की बात तो और थी, अब तो मुझसे इतना काम नहीं संभलता। हरिशंकर जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाग्यवान, मैं हूं ना। जब बहू नहीं थी तब भी तो हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेते थे। और अब तो अंशु भी 6 साल का हो गया है। इतने कौन से काम आ गए? कमला जी ने भौहें तानकर कहा, क्या अंशु को भी हम संभालेंगे? हरिशंकर जी ने फिर हंसी ठहरी, अरे कभी बेटे बहू को भी मौज मस्ती करने का मौका दो। देखा नहीं, कितने महीने हो गए रवि को घर आए। सुमन की भी तो कुछ इच्छाएं होंगी ना, अपने पति के साथ घूमने फिरने की, वक्त बिताने की। सुमन का मन उलझन में था। एक तरफ रवि के पास जाने की खुशी थी, जो हैदराबाद की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने काम में डूबा था, और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां उसे रोक रही थीं। वह जानती थी कि उसके ना होने पर सासू माँ कमला जी को घर संभालने में दिक्कत होगी। रसोई से लेकर अंशु की देखभाल तक सारा बोझ कमला जी पर आ जाएगा। यही सोचकर उसने जाने से मना कर दिया। बाबूजी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन माँ तो अकेले इतना काम कैसे संभालेंगी सब? हरिशंकर जी ने कुर्सी पर टेक लगाते हुए चाय का आखिरी घूंट लिया और मुस्कुराकर कहा, अरे बहू, तुम कौन सा 1 साल के लिए जा रही हो? हफ्ते 10 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? और फिर मैं हूं ना। तुम्हारी सास अब बुजुर्ग हो गई तो क्या, 2 रोटी तो बना ही लेंगी। बाबूजी आप भी ना। सुमन हंस पड़ी, लेकिन उसका मन अब भी पूरी तरह तैयार नहीं था। हरिशंकर जी ने उसकी हिचक को भांप लिया। वह जानते थे कि सुमन की इच्छा तो रवि के पास जाने की है, लेकिन घर की जिम्मेदारी उसे रोक रही है। रवि उनका बेटा, जो कभी इसी शहर में नौकरी करता था। उस समय तनख्वाह थोड़ी कम थी, लेकिन परिवार के साथ था।
फिर शादी के 1 साल बाद ही नौकरी में तरक्की मिली और साथ मिला तबादला भी हैदराबाद। उसके बाद रवि हैदराबाद चला गया। तब सुमन गर्भवती थी और रवि ने उसे यहीं छोड़ दिया ताकि माँ की छत्रछाया में उसकी देखभाल सही से हो सके। फिर अंशु का जन्म हुआ। उसे संभालने में ही दिन निकलने लगे। धीरे धीरे इसी घर में सुमन की दुनिया सिमट कर रह गई। पूरे घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आती चली गईं और वह सब संभालती चली गई। वहां रवि अच्छा खासा कमा रहा था। हर महीने तनख्वाह का कुछ हिस्सा घर भेजता और सुमन उससे घर का खर्च चलाती। शुरू शुरू में रवि हर 10-11 दिन में चला आता। सुमन के बिना उसका मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे काम का बोझ पड़ा, उसका आना कम होता चला गया। अब तो 3-4 महीने में एक बार, वो भी चंद घंटों के लिए आता। मुलाकातें अधूरी, बातें भी आधी अधूरी और रवि फिर से ट्रेन पकड़ लेता। हरिशंकर जी ने सुमन की आंखों में वह उदासी देखी थी। बस फिर क्या था? सुमन के मना करने के बावजूद उन्होंने उसी शाम जाकर ट्रेन की टिकट बुक करवा दी। सुमन को जब यह पता चला तो वह हक्की बक्की रह गई। बहू, मैं जानता हूं तुम्हारा मन वहां जाने को मचल रहा है। रवि को सरप्राइज दोगी तो उसकी खुशी भी देखने लायक होगी। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना ये घर नहीं संभल पाएगा। अंशु को मैं संभाल लूंगा और तुम्हारी सास को भी। उन्होंने हंसते हुए कहा। सुमन का मन अब खुशी से गदगद हो रहा था। वो रसोई में रवि के लिए देसी घी की पिन्नियां बना रही थी, तो कभी मट्ठी तल रही थी। मन ही मन सोच रही थी, रवि मुझे सामने देखकर कितना खुश होगा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई नन्हा बच्चा अपनी पसंदीदा चीज पाने की खुशी में झूम रहा हो। वह अपने बैग में रवि की पसंद की लाल साड़ी रखना नहीं भूली। आखिर वह दिन आ ही गया जब सुमन को ट्रेन पकड़नी थी। हरिशंकर जी उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। स्टेशन की भीड़, ट्रेन की सीटियों की आवाज और चाय वालों की पुकार के बीच हरिशंकर जी बार बार हिदायतें दे रहे थे। संभल कर जाना बहू, पहुंचते ही फोन करना और हाँ, रवि को बोलना हमसे मिलने जल्दी आए, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उनकी आवाज में शक्ति थी लेकिन चेहरा स्नेह से भरा था। सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। हरिशंकर जी हंसे, लेकिन मन ही मन एक हल्की सी चिंता थी। उन्होंने ही तो सुमन को भेजने का फैसला किया था, लेकिन अब जब वह जा रही थी तो उनके मन में एक बेचैनी थी। बस सुमन ठीक ठाक वहां पहुंच जाए। ट्रेन ने सीटी बजाई और सुमन ने खिड़की से हाथ हिलाया। हरिशंकर जी ने भी जवाब में हाथ हिलाया, उसे विदा किया। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़ों को देखती सुमन के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान तैर रही थी। भीड़-भाड़, शोर और धूल से भरी इस यात्रा में भी उसके भीतर एक सुकून था। अपने पति से मिलने का उत्साह, उसकी उंगलियां गले में पड़े मंगलसूत्र से खेलने लगीं और आंखें अतीत के किसी पल को टटोलने लगीं। शादी की दूसरी सालगिरह पर कैसे अचानक ऑफिस से छुट्टी लेकर आ गए थे और बोले थे, चलो बाहर खाना खाते हैं। आज हम दोनों का खाना मत बनाना। आज बस मैं और तुम। वो हल्की सी हंसी, जैसे वह पल फिर से सामने आ गया हो। फिर एक दृश्य उभरा। सुबह ऑफिस जाते वक्त पीछे से अचानक गले लगा लिया था और कहा था, तुम नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। उसके गालों पर हल्की लाली आ गई। बगल वाली सीट पर बैठी महिला ने देखा और मुस्कुरा दी। शायद समझ गई थी कि यह मुस्कान किसी खास पल को याद करके आ रही है। रवि ने तो सोचा भी नहीं होगा कि शादी की 8वीं सालगिरह पर मैं उसे यूं सरप्राइज दूंगी। मुझे देखकर तो वह पागल हो जाएगा और हाँ, गुस्सा भी करेगा। बिना बताए कैसे चली आई? लेकिन फिर सीने से लगाकर कहेगा कि अब कभी मत जाना। वह आंखें बंद करके कल्पना में खो गई। अब हर स्टेशन पर उसे लगता जैसे रवि वहीं खड़ा हो और दौड़कर उसे लिपट जाए। सफर लंबा था, पर दिल की धड़कनों ने वक्त को पंख दे दिए थे। शाम के 7:30 ट्रेन हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर रुकी। हल्की सी ठंडी हवा थी और स्टेशन की भीड़ में चाय वालों, कुलियों और यात्रियों की आवाजें गूंज रही थीं। सुमन ने बैग को कंधे पर लटकाया और प्लेटफॉर्म पर उतरी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बाबूजी का नाम देखकर वह मुस्कुराई। हाँ बाबूजी, मैं पहुंच गई हूं, उसने उत्साह से कहा। अभी अभी स्टेशन पर उतरी हूं, अब ऑटो लेकर जा रही हूं। हरिशंकर जी की आवाज में हल्की सी चिंता थी। अरे बहू, एड्रेस ध्यान से पढ़ लेना। हाँ हाँ बाबूजी, एड्रेस मुझे याद है, सुमन ने हंसते हुए जवाब दिया।
फिर भी एक बार व्हाट्सएप पर देख लो, मैंने भेज दिया है। हरिशंकर जी ने जिद पकड़ ली। ठीक है बाबूजी, पहुंचकर फोन करती हूँ। इतना कहकर सुमन ने फोन काटा। उसने व्हाट्सएप खोला, एड्रेस एक बार फिर से पढ़ा और फिर एक ऑटो वाले को बुलाकर रवि के फ्लैट का पता बताया। ऑटो में बैठते ही सुमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोच रही थी कि जब रवि के सामने होगी तो वह कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वह मुझे देखकर चिल्ला उठेगा या फिर मुझे बाहों में भर लेगा। उसने सोचा, हैदराबाद की सड़कों की रौनक, ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाती लाइटें उसे एक अलग ही दुनिया में ले आई थीं। यह शहर रवि का था और अब वह उसकी दुनिया में कदम रखने जा रही थी। ऑटो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने रुका। सुमन ने पैसे चुकाए और बैग कंधे पर लटकाकर लिफ्ट की ओर बढ़ी। उसका दिल अब और तेजी से धड़क रहा था। लिफ्ट में खड़े होकर उसने अपने चेहरे को एक बार शीशे में देखा, अपना मेकअप ठीक किया और परफ्यूम छिड़का। लिफ्ट से उतरकर वो रवि के फ्लैट के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर रवि मेहता लिखा था। चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सुमन के दिल की धड़कनें उस पल ठहर गईं। जब देखा कि सामने रवि खड़ा था, उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। लेकिन वह चमक वैसी नहीं थी जैसी सुमन ने अपनी कल्पनाओं में देखी थी। रवि की आंखें फैली हुई थीं, हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और वह पत्थर सा जड़ खड़ा था, मानो वो किसी भूत को देख रहा हो। सुमन उसकी हालत देखकर हल्के से हंसी। देखा, चौंका दिया ना आपको? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अनकही बेचैनी थी। अब इतने हैरान क्यों खड़े हो? अरे बाबा, ये सपना नहीं सच है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है। रवि ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। सुमन, तुम यहां। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई तूफान उसके भीतर मचल रहा हो। सुमन के मन में अब एक हल्की सी घबराहट उठने लगी थी, क्योंकि रवि की आंखों में खुशी की जगह डर दिखाई दे रहा था। तभी अंदर से एक तेज, बेफिक्र सी आवाज गूंजी। रवि, दरवाजे पर कौन है? सुमन का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही बंद हो गया। वो आवाज अनजानी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अधिकार था। इससे पहले कि सुमन कुछ समझ पाती, वह युवती बेडरूम से निकलकर दरवाजे तक पहुंची। उसने हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहनी थी, बाल खुले थे और चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान थी। अरे यार, क्या बात है? कौन है यह औरत? उसने सुमन की ओर देखते हुए कहा। सुमन की नजर उस युवती पर टिक गई। खूबसूरत सा चेहरा और छरहरी काया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा घमंड था। जी, आप कौन हैं और क्या काम है आपको हमसे? उसने सुमन से सवाल किया, जैसे वह इस घर की मालकिन हो। सुमन के लिए यह पल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो हक्की बक्की खड़ी थी, उसकी जीभ जैसे तालू से चिपक गई थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, वह युवती फिर बोली, अच्छा समझ गई, तुम कोई सेल्स गर्ल हो ना? हाँ ना? कुछ बेचने आई हो? लेकिन हमें कुछ नहीं खरीदना, जाओ यहां से। कहते हुए उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। सुमन का गला रुंध गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। एक मिनट। उसकी आवाज में अब एक तेजी थी। मैं कोई सेल्स गर्ल नहीं हूं और ना ही कुछ बेचने आई हूं। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने सारे हौसले को एक जगह जमा कर रही हो। फिर उसने उस युवती की आंखों में देखकर कहा, पहले आप बताइए आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? युवती ने भौहें चढ़ाई। कमाल है, हमारे घर आकर हमसे ही पूछ रही हो कि हम कौन हैं। एक बाहर नेम प्लेट देखी, रवि मेहता। यही है रवि मेहता। उसने रवि की ओर इशारा किया और मैं इनकी पत्नी हूं। उस एक वाक्य ने सुमन की दुनिया को तहस नहस कर दिया। जमीन जैसे उसके पैरों तले से खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और सिर चकराने लगा। वो रवि की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका मन चीखना चाहता था, लेकिन गला सूखा पड़ गया था। रवि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब साफ साफ अपराध बोध झलक रहा था। सुमन, मेरी बात सुनो, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन सुमन के कानों में अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके सामने वह सारी रातें, वह सारे दिन नाचने लगे। जब वह रवि का इंतजार करती थी, अंशु को सीने से लगाए सास ससुर की सेवा में दिन रात एक कर देती थी और थकी हारी बिस्तर पर लेटती और रवि की एक कॉल का इंतजार करती थी। वह सोचती थी कि रवि की मजबूरी है, कि वह काम में व्यस्त है, कि वह अब भी उसे उतना ही चाहता है।
लेकिन अब यह सच उसके सामने खड़ा था। एक ऐसी सच्चाई जिसने उसके 8 साल के रिश्ते को एक पल में बिखेर दिया था। सुमन ने खुद को किसी तरह संभाला। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं, लेकिन वो उस अनजान युवती के सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी। तुम तुम उसकी पत्नी? उसने टूटी सी आवाज में कहा, लेकिन उसकी नजर अब रवि पर थी। रवि, यह यह सच है? रवि का चेहरा लटक गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे उसका साथ छोड़ गए थे। रवि अब आगे बढ़ा, हड़बड़ाया सा। सुमन, मेरी बात सुनो। क्या सुनो रवि? क्या कुछ कहने सुनने लायक बचा है अभी? हमेशा एक ही बात कहते थे, बिजी हूं, अभी काम है। तो यह काम था तुम्हारा? अरे सुनो तो। रवि वो फिर बोला, लेकिन सुमन ने बात काट दी। मत बोलो, क्योंकि अब कुछ भी सुनने की ताकत नहीं बची मुझ में। सुमन की आंखों से आंसू अब गालों पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर गिर रहे थे। हर बूंद उसके विश्वास, उसके सपनों और 8 साल की उस शादी को चूर चूर कर रही थी, जिसे उसने अपनी जिंदगी का आधार माना था। वह उल्टे पांव मुड़ी, लड़खड़ाते कदमों से जैसे तैसे लिफ्ट तक पहुंची। पीछे से उस अनजान लड़की की तेज और कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी। कौन थी वो रवि? बताओ ना, ये सुमन नाम की औरत कौन है? रवि की कांपती आवाज आई, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। और फिर दरवाजा बंद होने की आवाज ने सुमन के कानों को जैसे छेद दिया। लिफ्ट के अंदर खड़ी सुमन किसी और ही संसार में थी। उसकी आंखें रो रही थीं, लेकिन दिल चीख रहा था। एक ऐसी चीख जो बाहर नहीं निकल पा रही थी। क्या यह वही रवि था जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी के दिन रात कुर्बान कर दिए थे? वो कांप रही थी। तभी फोन फिर बजा। स्क्रीन पर बाबूजी का नाम था। सुमन ने एक पल को फोन को देखा। उसका मन चाहा कि वह सारी बात बता दे, फूट फूट कर रो पड़े, बाबूजी के सामने अपना दर्द उड़ेल दे। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या बाबूजी यह सदमा सहन कर पाएंगे? वह रवि को बहुत प्यार करते थे। नहीं, यह सच उनके लिए बवंडर बन जाएगा। उसने कांपते हाथों से फोन काट दिया और लिफ्ट से बाहर निकली। इधर हरिशंकर जी बार बार फोन की स्क्रीन देख रहे थे। आखिर बहू फोन क्यों नहीं उठा रही? चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थीं। दिल जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। उन्होंने एक बार फिर सुमन का नंबर डायल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। अब उन्हें बेचैनी होने लगी। न जाने बहू पहुंची भी है या नहीं। कहीं रास्ते में कुछ। उनकी सोच आधी रह गई और उंगलियां कांपती हुई रवि का नंबर डायल करने लगीं। फोन बजा और कुछ देर बाद रवि की आवाज आई, हेलो बाबूजी। बेटा, सुमन हैदराबाद आ रही थी, तुम्हारे पास पहुंच गई क्या? वो फोन नहीं उठा रही। हरिशंकर जी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। रवि एक पल को सन्न रह गया, फिर झूठ की चादर ओढ़ते हुए बोला, ओह बाबूजी, मैं तो इस वक्त शहर में नहीं हूं। मीटिंग के लिए पुणे आना पड़ा। एक हफ्ता अभी यहीं रहूंगा। शायद सुमन पहुंची हो, लेकिन मेरी उससे अभी बात नहीं हो पाई। हरिशंकर जी को कुछ अजीब तो जरूर लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। बहू से बात हो तो बताना, मैं बहुत परेशान हूं। उधर सुमन भारी कदमों से बिल्डिंग से बाहर निकली। पलकों पर आंसू थे। सामने पार्क दिखा। वह वहीं जाकर एक बेंच पर बैठ गई और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। कहाँ चूक गई मैं? क्या मेरा समर्पण, मेरा त्याग सब कुछ बेकार था? उसने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला, बैग से पानी निकालकर कुछ घूंट पिए और फिर अपना फोन उठाया। अब बाबूजी का फोन फिर से आ रहा था। इस बार उसने कॉल रिसीव किया। हाँ बाबूजी। बेटा, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? हरिशंकर जी की आवाज में गहरी बेचैनी थी। सुमन ने जबरन अपनी आवाज को सामान्य किया। हाँ बाबूजी, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। ट्रैफिक बहुत था, अभी ऑन्टो में हूं, उनके फ्लैट में जा रही हूं। लेकिन बेटा, अभी अभी रवि से बात हुई, वो तो शहर में है ही नहीं। फिर सुमन ने नाटक किया। अच्छा, वो शहर में नहीं है। उस पल सुमन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभालते हुए कहा, ठीक है बाबूजी, फिर मैं वापस आ रही हूं। फोन कटते ही सुमन ने टिकट की जानकारी ली और कुछ ही देर में स्टेशन की ओर रवाना हो गई। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखें नम थीं। बारिश की बूंदों की तरह उसके आंसू भी लगातार बह रहे थे। मैं तो उन्हें सरप्राइज देने चली थी और उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। पलकों पर 8 साल की यादें जमा हो गई थीं। वो रातें जब फोन पर घंटों बातें होती थीं।
वह चिट्ठियां जो शादी के बाद शुरू शुरू में आती थीं, वह वादे जो हर बार टूटते चले गए। क्या इतनी आसानी से कोई इंसान भूल सकता है सब कुछ? उसका दिल पूछ रहा था, क्या मैं इतनी बुरी थी? सोचते सोचते वो रुआंसी हो उठी। सामने की सीट पर बैठी एक बुजुर्ग औरत मुस्कुराते हुए पूछ बैठी, बेटा, लगता है पहली बार अकेले सफर कर रही हो, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। सुमन ने उनकी ओर देखा, जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ बस कांप कर रह गए। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश में रवि के साथ उस लड़की का चेहरा सामने आ जाता। इधर घर पर हरिशंकर जी आंगन में चक्कर काट रहे थे। उनकी उंगलियां बार बार फोन पर सुमन का नंबर डायल कर रही थीं, लेकिन हर बार फोन अनसुना रह जाता। ये बहू फोन क्यों नहीं उठा रही? उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कमला जी रसोई से बाहर निकलीं और उन्हें टहलते देखकर बरस पड़ी। मैंने तो मना किया था। क्या जरूरत थी उसे अकेले हैदराबाद भेजने की? आपको तो सरप्राइज देने की पड़ी थी ना। मेरा बेटा वहां सारा दिन आराम थोड़ी करता है। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। दिन रात मेहनत करता है। बेचारे को ढंग की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी। हरिशंकर जी ने सिर झुकाया। अरे भाग्यवान, मैंने तो सोचा था बहू को खुशी मिलेगी। रवि को देखकर उसका मन हल्का हो जाएगा। उनकी आवाज में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक भोलापन भी। खुशी? कमला जी ने तंज कसा। अब देखो ना, बहू फोन उठा रही है ना रवि। उनकी बातों में चिंता थी, लेकिन हरिशंकर जी को डांटने का मौका भी नहीं छोड़ रही थी। अगली सुबह जब ट्रेन अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर रुकी, सुमन प्लेटफॉर्म पर उतरी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। चेहरा थकान और दर्द से भरा था। उसने एक ऑटो लिया और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही हरिशंकर जी और कमला जी की जान में जान आई। अरे बहू, आ गई तुम? हरिशंकर जी ने दरवाजे पर ही उससे पूछा। सब ठीक है ना बेटी? उनकी आंखों में राहत थी, लेकिन सुमन की सूजी आंखें देखकर उनका दिल धक से रह गया। कमला जी ने भी उसे गौर से देखा और तपाक से बोली, अगर तुझे भेजने से पहले इन साहब ने रवि से एक बार बात कर ली होती तो यह तकलीफ ना होती। सुमन ने सास की बात सुनी और मन ही मन सोचा, हाँ, अगर बाबूजी ने फोन कर लिया होता तो शायद मुझे यह तकलीफ ना होती। लेकिन फिर सच्चाई भी तो सामने ना आती। मैं तो ताउम्र उस धोखेबाज के झूठ में जीती रहती। उसका मन कड़वाहट और दर्द से भर गया था, लेकिन उसने चेहरा सामान्य रखने की कोशिश की। क्या सोच रही हो बहू? तबीयत तो ठीक है ना? और ये क्या, तुम रोई थी क्या? उसकी आंखों में झांकते हुए कमला जी बोली। सुमन ने जल्दी से आंखें पोंछीं। कुछ नहीं माँ जी, बस थक गई हूं, जाकर थोड़ा आराम करती हूं। इतना कहकर उसने बैग उठाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वह नहीं चाहती थी कि सास ससुर उसकी आंखों में छिपा सच पढ़ लें। कमरे में घुसते ही उसकी नजर अंशु पर पड़ी, जो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। वो अंशु के पास बैठ गई, उसके माथे पर हाथ फेरा और फिर आंसू बहाने लगी। सुमन बेटा, खाना खा लो। कमला जी ने बाहर से आवाज लगाई। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूं, अभी सोना चाहती हूँ, भूख नहीं है। सुमन ने जवाब दिया और दरवाजा बंद कर लिया। वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। सुमन देर तक चुपचाप बैठी रही। कमरे में बंद खामोशी उसके मन के शोर से भारी थी। मन तो कर रहा था कि अभी के अभी यह घर छोड़ दूं, सब कुछ पीछे छोड़कर कहीं दूर निकल जाऊं। लेकिन फिर जिंदगी के वह सारे सवाल सामने आकर खड़े हो गए, जिनका कोई आसान जवाब नहीं था। जाऊं तो जाऊं कहाँ? मायके जाने का ख्याल आते ही उसका मन सिकुड़ गया। मायके वालों पर बोझ बनकर बैठ जाना नहीं, यह उसके बस की बात नहीं थी। उसने कभी अपने माता पिता को इस तरह की तकलीफ देने की सोची नहीं थी, और फिर वह आत्मनिर्भर भी तो नहीं थी। घर का हर खर्च, अंशु की छोटी छोटी जरूरतें, सास ससुर की दवाइयां, सब कुछ तो रवि की भेजी रकम से चलता था। यह सोचकर उसका गला और रूंध गया। जिस इंसान ने उसे धोखा दिया, उसी की कमाई पर वह आज भी निर्भर थी। कोई फैसला ले भी तो कैसे? उधर हैदराबाद में रवि के फ्लैट में उसकी दूसरी पत्नी रिया ने सवालों की झड़ी लगा दी। रिया, जिसके साथ उसने 5 साल पहले शादी की थी, सवाल पूछ रही थी। कौन थी वो औरत रवि? कौन थी वो सुमन? बताओ, सच क्या है? उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। रवि का चेहरा लटक गया। वह जानता था कि सच छिपाना अब नामुमकिन है। उसने नजरें झुकाकर कांपती आवाज में कहा, रिया,
मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं शादीशुदा हूं। सुमन मेरी पत्नी है और मेरा एक बेटा भी है। रिया की आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या? मुझसे शादी करने से पहले तो तुमने कहा था कि तुम अविवाहित हो। फिर यह सब क्या है? जल्दी ही मुझे अपने परिवार से भी मिलवाने वाले थे। मैं हैरान हूं। 5 साल तक तुमने मुझे अंधेरे में रखा। रिया के शब्द तीर की तरह रवि के सीने में चुभ रहे थे। अरे रिया, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। वो लड़की तो परिवार वालों ने जबरदस्ती गले बांध दी थी मेरे। मेरा यकीन करो, मेरे दिल में अगर किसी के लिए जगह है तो वह तुम हो। रवि ने उसे मनाने की कोशिश की। उसके बाद रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन अब वह चिंता में पड़ा था। कहीं सुमन ने घर पहुंचकर सारी बात माँ बाबूजी को बता दी तो नहीं। मुझे जल्दी घर जाना होगा। एक बार घर गया तो सुमन को भी जैसे तैसे मना ही लूंगा। पता नहीं कहां से ख्याल आया उसे भी सरप्राइज देने का। अच्छे भले दिन गुजर रहे थे। न सुमन यहां आती और न यह तमाशा खड़ा होता। अगली दोपहर ही रवि घर के लिए निकल पड़ा। जब रवि घर पहुंचा, कमला जी उसे देखकर खुशी से चहक उठी। अरे बेटा, तू आ गया। उन्होंने उसे गले से लगाया और दोनों अंदर आए। लेकिन हरिशंकर जी की नजरें रवि पर टिक गईं। बेटा, तू तो 1 हफ्ते के लिए गया था ना? इतनी जल्दी कैसे लौट आया? उनकी आवाज में शक की हल्की सी छाया थी। रवि ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। नजरें चुराते हुए वह बोला, वो बाबूजी, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था तो सोचा आप सबसे मिलने आ जाऊं। लेकिन हरिशंकर जी का मन कुछ और ही कह रहा था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से गर्दन हिला दी। रवि बेटा, चल पहले हाथ मुंह धो ले। मैं बहू को खाना बनाने को कहती हूँ। थक गया होगा ना? सुमन बहू, देख तो रवि आया है। कमला जी ने आवाज दी। लेकिन कमला जी और हरिशंकर जी हैरान थे। जो सुमन हर बार रवि के लौटते ही मुस्कान के साथ पानी, चाय और मनपसंद खाना तैयार करती थी, वो अपने कमरे से आज बाहर तक नहीं निकली। कमला जी ने फिर आवाज लगाई, सुमन बहू, सुन रही हो? रवि भूखा होगा, उसे खाना नहीं खिलाओगी? कई सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर कमरे का दरवाजा खुला और थकी फीकी बेजान सी सुमन बाहर आई। बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। कुछ ही देर में टेबल पर खाना लग गया। लौकी की सब्जी और भिंडी। कमला जी ने थाली में नजर डाली और भड़क पड़ी। ये क्या बनाया है बहू? रवि आया है और तुम लौकी बना रही हो? हमेशा तो उसकी पसंद का खाना बनाती थी। आज क्या हुआ है? सुमन खामोश रही। न सफाई दी न शिकायत की। और रवि, जिसने जिंदगी भर कभी लौकी को हाथ तक नहीं लगाया था, आज बिना कोई शब्द बोले थाली उठा ली। कड़वी लौकी के साथ चुपचाप रोटी खा गया। हरिशंकर जी सब कुछ देख रहे थे। उनका मन अब भी सहम गया था। कुछ तो जरूर हुआ है जो हमारी नजरों से छिपा है। सुमन बहू कभी ऐसी नहीं थी। थोड़ी देर बाद सुमन सारा काम निपटाकर कमरे में लौटी तो रवि अंशु को गोद में लेकर वहीं बैठा था। जैसे ही सुमन अंदर आई, रवि ने अंशु को सुलाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ा। सुमन, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं मानता हूं, मैंने गलत किया है। इसके लिए तुम जितनी बार चाहो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन सुमन ने अपना हाथ छुड़ा लिया। ठंडी निगाहों से उसे देखा। फिर कुछ बोले बिना रसोई की ओर बढ़ गई। रवि अवाक खड़ा था। इधर हरिशंकर जी की नजरें रवि और सुमन के बीच की उस अनदेखी दूरी को भेदने की कोशिश कर रही थीं। वह समझ चुके थे कि यह कोई मामूली अनबन नहीं थी। रवि की बनावटी मुस्कान और सुमन की चुप्पी उनके मन में सवालों का जाल बुन रही थी। शाम ढलते ढलते हरिशंकर जी ने रवि और सुमन को अपने पास बुलाया। अपनी कुर्सी पर बैठे हरिशंकर जी की आवाज में गंभीरता थी, लेकिन उसमें एक पिता का स्नेह भी साफ झलक रहा था। रवि बेटा, सुमन बहू, मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। सुमन का व्यवहार रवि के आने के बाद से बिल्कुल बदल गया है। और रवि, तुम भी पहले जैसे नहीं रहे। मैं जानता हूं कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, लेकिन ये नहीं जानता कि क्या हुआ है। सच सच बताओ, हैदराबाद में क्या हुआ था? सुमन ने नजरें झुकाए रखीं। उसका मन चाह रहा था कि वह सारी सच्चाई उड़ेल दे, लेकिन रवि की मौजूदगी उसे रोक रही थी। उसका गला रूंधा हुआ था और आंखें नम। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, रवि ने हल्का सा हंसने की कोशिश की। बाबूजी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। सब ठीक है? उसकी आवाज में बनावटी बेफिक्री थी, लेकिन सच छिपाने की कोशिश करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। सुमन की खामोशी अब टूट चुकी थी।
उसने सिर उठाया और दृढ़ स्वर में बोली, नहीं बाबूजी, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर उसने सारा सच बयान कर दिया। हैदराबाद में जब वह रवि के फ्लैट में पहुंची थी तो क्या क्या हुआ, एक एक बात उसने बता दी। हर शब्द के साथ आंगन में सन्नाटा पसरता चला गया। हरिशंकर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं, जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया हो। कमला जी, जो पास ही खड़ी थीं, अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। ये ये तूने क्या किया रवि? हरिशंकर जी की आवाज कांप रही थी। उनके दिल को कोई गहरा घाव लग गया था। मेरे बेटे ने मेरी बहू के साथ ऐसा धोखा किया? रवि ने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बस एक गलतफहमी है। उसकी आवाज में हल्की सी हड़बड़ाहट थी, लेकिन वह अब भी सच को टालने की कोशिश कर रहा था। कमला जी ने अपने बेटे की ओर देखा। उनका ममता भरा दिल अब भी रवि को बचाने की कोशिश में था। हाँ बहू, तू क्यों अपने पति पर गलत इल्जाम लगा रही है? उन्होंने तीखे स्वर में कहा, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, इस घर को पालता है। उसे ढंग की रोटी भी नसीब नहीं होती और तू उस पर ऐसे इल्जाम लगा रही है? हरिशंकर जी ने कमला जी की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ रहे थे। तो क्या कमला, सुमन बहू गलत बोल रही है? उनकी आवाज में एक अनोखी दृढ़ता थी। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। इतने सालों से उसने पूरे समर्पण से इस घर को संभाला है, अंशु को पाला, हमारी सेवा की। मैं उसके स्वभाव को जानता हूं, वह झूठ नहीं बोल सकती। कमला जी ने तर्क देने की कोशिश की। अरे तो क्या हुआ? अगर हो भी गई मेरे बेटे से गलती, आगे से सुधर जाएगा। लेकिन इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? उनकी आवाज में अब भी ममता थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह सच को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। हरिशंकर जी का चेहरा सख्त हो गया। यह गलती नहीं, गुनाह है कमला, और तुम इस गुनाह पर पर्दा डाल रही हो। उन्होंने रवि की ओर देखा। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। बेटा, तूने ऐसा कैसे कर दिया? अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने परिवार के साथ ऐसा धोखा? अचानक रवि का गुस्सा भड़क उठा। अच्छा बाबूजी, तो आप इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं? उसने तीखे स्वर में कहा। याद रखिए, इस घर का खर्चा मैं चलाता हूं। सुमन नहीं, यह गंवार औरत आपको बिठाकर खाना नहीं खिला सकती। सुमन की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। बेहतर होगा बाबूजी कि मैं ही अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाऊं। अब मेरे लिए यहां रहना मुनासिब नहीं। मैं अपने बेटे को इस आदमी की कमाई पर नहीं पाल सकती, जो किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखता है। रवि का गुस्सा अब और भड़क उठा। हाँ, रखा है मैंने दूसरी औरत के साथ रिश्ता। वो चीख पड़ा। क्या कर लोगी तुम? तुम जैसी घटिया औरत सिर्फ घर पर बैठकर आंसू ही बहा सकती है। उसके शब्द आंगन में तीर की तरह गूंजे। सुमन का दिल जैसे चाक हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, कमला जी का खून खोल उठा। वह तेजी से आगे बढ़ीं और जोरदार तमाचा अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया। क्या कहा तूने? घटिया औरत? अरे घटिया हरकत तो तूने की है। उनकी आवाज में अब ममता नहीं, बल्कि एक माँ का गुस्सा था। मुझे लगा था तुझे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन तेरी बातें सुनकर तो ऐसा नहीं लगता कि तू सुधरने वाला है। तू तो सीना ठोक कर हम सबके सामने ऐसी बातें कर रहा है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। आंगन में सन्नाटा छा गया। हरिशंकर जी की आंखें नम थीं, लेकिन उनकी आवाज में अब भी दृढ़ता थी। सुमन बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को इस घर को छोड़कर जाना है तो वह यह बेशर्म जाएगा। रवि ने एक पल के लिए अपने माता पिता को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह दोनों उसकी जगह सुमन का साथ दे रहे हैं। रवि का गुस्सा और घमंड अब उसकी जुबान पर सवार थे। तर्क लहजे में वह बोला, ठीक है, रख लो इस गंवार को अपने पास। मैं भी देखता हूं, मेरी तनख्वाह के बिना इस घर का गुजारा कैसे चलता है। मेरी दूसरी पत्नी इस गांव की औरत से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर है। अब मैं उसी के साथ रहूंगा। इस घर के किसी भी सदस्य से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इतना कहकर वह अपने बैग की ओर बढ़ा, कुछ कपड़े ठूंसे और गुस्से में घर से निकल गया। पीछे छोड़ गया एक टूटा हुआ परिवार और अपने ही झूठ का बोझ। कमला जी कुर्सी पर ढह गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह अपने बेटे की गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। हरिशंकर जी ने सुमन का कंधा ठपठपाया। बेटी, तू चिंता मत कर। ये घर तेरा है और तू अपने परिवार के साथ है।
रवि ने जो किया उसकी सजा उसे मिलेगी। सुमन की आंखें नम थीं, लेकिन भीतर अब एक नई चिंगारी सुलग रही थी। वह जानती थी कि अब वह हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकती। अगले दिन उसने सास ससुर से बात की। माँ बाबूजी, मैं भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन सिलाई कढ़ाई मुझे अच्छे से आती है। सोच रही हूं कि अरे बेटा, अभी मेरी पेंशन आती है, घर का खर्च आराम से चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तू कुछ करना चाहती है तो हम तेरे साथ हैं। हमारी बहू अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हरिशंकर जी बोले। अगले ही दिन सुमन ने घर में सिलाई सेंटर शुरू करने का फैसला किया। काम शुरू हो गया। देखते ही देखते आसपास में उसके काम की तारीफ होने लगी और महिलाएं सिलाई कढ़ाई करवाने आने लगीं। इधर रवि हैदराबाद में अपने फ्लैट में पहुंचा। उसने ठान लिया था कि अब वह रिया के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा और इस बार कोई उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब वह फ्लैट में दाखिल हुआ तो वहां सन्नाटा पसरा था। रिया कहीं नहीं थी। उसने फोन निकाला और कॉल किया। रिया, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज में अधीरता थी। बस थोड़ी ही देर में आ रही हूं, रिया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। कुछ देर बाद वह फ्लैट में पहुंची, लेकिन उसके हाथों में एक सूटकेस था। वो बिना कुछ बोले अपने कपड़े और सामान पैक करने लगी। रिया, ये क्या कर रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? रवि ने हड़बड़ाते हुए पूछा। रिया ने उसकी ओर देखा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रवि, तुमने मेरे साथ धोखा किया है? अरे नहीं रिया, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने अपनी पहली पत्नी सुमन को छोड़ दिया है। यहां तक कि अपने सारे घर वालों के साथ भी सारे संबंध तोड़ दिए हैं। अब हमारे साथ रहने से किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐतराज है रवि। जो इंसान अपने घर वालों का, यहां तक कि अपने बच्चे का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? उसकी आवाज में तल्खी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक गहरा अपराध बोध भी। रिया, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। रवि ने उसे मनाने की कोशिश की। प्यार? रिया ने तंज कसा। तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? वो चीख पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनजाने में वह किसी का सुहाग उजाड़ने के पाप की हिस्सेदार बन गई थी। रवि ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। रिया, मत जाओ, मुझे छोड़कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन रिया का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और जोरदार तमाचा रवि के गाल पर जड़ दिया। क्या खाक ठीक कर दोगे? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने अपना बैग उठाया, सारा सामान पैक किया और गुस्से में बाहर निकल गई। जाते जाते उसने कहा, अब तो मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगी। तुमने मेरे साथ जो किया उसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा। रवि अपना सिर पकड़कर सोफे पर ढह गया। घर में पसरी खामोशी उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह अकेला था। परेशानियां अब उसे चारों ओर से घेर चुकी थीं। उधर सुमन के सिलाई सेंटर का काम जोर पकड़ने लगा, तो हरिशंकर जी ने अपने गांव की जमीन का एक हिस्सा बेचकर सुमन के नाम पर बाजार में एक दुकान खरीद ली, जहां सुमन ने बुटीक खोल लिया। अपनी पसंद के लिए 2 लड़कियों को रख लिया और देखते ही देखते तरक्की होने लगी। कमला जी भी अब अपनी बहू का साथ देने लगी थीं। घर के काम और अंशु की जिम्मेदारी सब मिलकर संभाल रहे थे। दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन हरिशंकर जी ने अपने वकील को घर बुलाया और वसीयत लिखवाई। उन्होंने वसीयत में लिखवाया कि उनकी और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी सारी जमीन और जायदाद पर सुमन और अंशु का हक होगा। वसीयत पढ़कर सुमन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबूजी, जो भी हो, लेकिन रवि आपके बेटे हैं और आप उन्हें ही अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हो। नहीं बेटा, आज बात बेटे और बहू की नहीं, सही और गलत की है। हम लोगों का बुढ़ापे में ध्यान रखना हमारे बेटे की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ गया ना। अब जो बेटा बनकर हमारे साथ खड़ा है, मेरा सब कुछ उसी का है। इधर हैदराबाद में रवि के पास एक दिन कोर्ट का नोटिस पहुंचा। पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया ने उस पर धोखाधड़ी का केस किया था। उसका घमंड, उसका झूठ, उसका अभिमान अब उसे बर्बादी की कगार पर पहुंचा चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। रवि की हालत अब धोबी के कुत्ते जैसी हो चुकी थी, जो न घर का रहा न घाट का। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हरिशंकर जी ने जो फैसला किया, क्या वह सही था? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।